तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है इंडेमनीफाई। दोस्तों इंडेमनीफाई का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना या फिर हानि की भरपाई करना। यानी कि इंडेमनीफाई का मतलब होता है किसी को लॉस, डैमेज या फिर लीगल ट्रबल से प्रोटेक्ट करना या फिर उसका कॉम्पेंसेशन देना, यानी कि उसकी भरपाई देना, उसका हर्जाना देना। यानी कि जब कोई एग्रीमेंट या फिर इंश्योरेंस ये गारंटी देता है कि अगर नुकसान हो जाता है तो फाइनेंशियल या फिर लीगली हम भरपाई करेंगे, यानी कि भरपाई की जाएगी, तो उसे इंडेमनीफाई कहते हैं। मतलब कि नुकसान का बोझ अपने ऊपर ले लेना, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडेमनीफाई करना हम उसे कहेंगे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी का एक्सीडेंट के लॉस को पैसे देना। यानी कि मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसकी भरपाई करती है, तो उसे हम जो है वो इंडेमनीफाई करना कह सकते हैं। या फिर एम्प्लॉयर का जो है वो एम्प्लॉय को लीगल केस में जो है वो प्रोटेक्ट करना, तो उसे भी हम कह सकते हैं इंडेमनीफाई करना। या फिर बिजनेस डील में जो भी कोई नुकसान होता है तो उसकी गारंटी देना कि अगर कोई नुकसान हो जाता है तो साथ में मिलकर हम जो क्या करेंगे कि भरपाई कर देंगे, यानी कि वो क्या होता है, तो पार्टनर इंडेमनीफाइज, इस तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि इंडेमनीफाई का मतलब होता है कॉम्पेंसेट फॉर लॉस और प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज। यानी कि अगर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए जो है वो भरपाई देना, हर्जाना देना, या फिर अगर कोई डैमेज होता है तो उसके लिए प्रोटेक्ट करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडेमनीफाई करना हम उसे कह सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम की बात की जाए तो सिनोनिम में हमारे पास है कॉम्पेंसेट, रियम्बर्स या फिर रिपे। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, हानि की भरपाई करना। किसी को जो है वो मतलब कि किसी का जो लॉस होता है अगर, तो उसको पैसे देना, हर्जाना देना, भुगतान करना बेसिकली, तो उसे हम कह सकते हैं कॉम्पेंसेट करना, रियम्बर्स करना या फिर रिपे करना, यानी कि पे करना बेसिकली, वापस देना, तो उसे हम कह सकते हैं कॉम्पेंसेट, रियम्बर्स या फिर रिपे, जो कि हमारे सिनोनिम्स है। वही एंटोनिम में हमारे पास है पेनलाइज या फिर चार्ज या फिर विदहोल्ड। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है, जैसे कि पेनलाइज और चार्ज का तो मतलब होता है किसी को जो है वो दंड देना, किसी को जो है वो मतलब कि बेसिकली पनिशमेंट के तौर पर जो है वो मतलब कि कुछ देना, जैसे कि पनिशमेंट होती है, दंड होता है, या फिर हम फाइन लगाते हैं किसी पर, तो उस सेंस में हम जो है वो पेनलाइज या फिर चार्ज का यूज करते हैं। वही हमारा जो विदहोल्ड है, विदहोल्ड का मतलब होता है खुद तक सीमित रखना, किसी चीज को पकड़े रखना, बिल्कुल उसे छोड़ना नहीं, किसी को ना देना, बेसिकली खुद तक सीमित रखना, अपने तक बनाए रखना, तो उसे हम विदहोल्ड कहते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू इंडेमनीफाई हिम फॉर द डैमेज कॉज बाय द एक्सीडेंट। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो उसने क्या किया कि एग्रीड टू इंडेमनीफाई हिम, यानी कि उसने जो है वो मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसने इंश्योरेंस कंपनी ने जो है वो मतलब कि मान लिया कि हम जो है वो उसके नुकसान की भरपाई देंगे। किस नुकसान की भरपाई देंगे, तो जो भी नुकसान उसके एक्सीडेंट की वजह से हुआ है तो उसके नुकसान की भरपाई देने के लिए जो है वो इंश्योरेंस कंपनी मान गई। तो इस तरीके से आपको समझना है कि इंडेमनीफाई यानी क्या होता है और किस तरीके से हमें इसका यूज करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेमोनाइज। दोस्तों डेमोनाइज का मतलब होता है बदनाम करना। यानी कि इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को या फिर किसी आइडिया को जानबूझकर बहुत ही बुरा, बहुत ही इविल या फिर विलन की तरह दिखाना, रिप्रेजेंट करना, चाहे रियलिटी में वो इतना ज़्यादा बुरा हो ही नहीं। ये जो है वो अक्सर पॉलिटिक्स में होता है, मीडिया में होता है, या फिर पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स में भी होता है, यानी कि आपसी झगड़ों में भी होता है। जब किसी को नेगेटिव इमेज देकर पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जाता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, डेमोनाइज करना कह सकते हैं। मतलब कि किसी इंसान को, किसी ग्रुप को या फिर किसी आइडिया को जानबूझकर डेमोन जैसा दिखाना, बुरा दिखाना, विलन की तरह प्रेजेंट करना, तो दैट्स डेमोनाइज।
उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि पॉलिटिक्स में ओपोनेंट को पूरा विलन की तरफ बताकर, मतलब कि लोग क्या करते हैं कि अपने ओपोनेंट को जो है वो मतलब कि पूरा विलन दिखाते हैं कि ये बहुत ही बुरा है, इसको आप वोट मत दीजिएगा, ये तो ये सारी चीज़ें चलती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपोनेंट को जो है वो डेमोनाइज कर दिया गया। या फिर मीडिया का किसी ग्रुप को सिर्फ नेगेटिव एंगल से शो करना, यानी कि मान लीजिए कि कोई मीडिया है जहाँ पर जो है वो किसी ग्रुप को जो है वो सिर्फ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाती है, सिर्फ उसकी नेगेटिव बातें बताती है, तो उसे हम कहेंगे कि ग्रुप को डेमोनाइज किया गया है, यानी कि ग्रुप को बदनाम किया गया है। या फिर ऑफिस में एक एम्प्लॉय को हर प्रॉब्लम का रीज़न बताना, यानी कि मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है जो बहुत ही अच्छा काम करता है और बाकी सब उससे जो है वो थोड़े जेलस फील करते हैं, तो वो क्या करेंगे कि हमेशा ट्राई करेंगे कि सारे फसाद की जड़ यही है। उसी तरीके से लोगों को जो है वो मैनिपुलेट करते हैं कि जो भी कुछ बुरा होता है उस ऑफिस में, या फिर जो भी कुछ गलत होता है, तो वो उस एक एम्प्लॉय की वजह से ही होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि उस तरीके से मतलब कि उस एम्प्लॉय को डेमोनाइज कर दिया गया है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि डेमोनाइज का मतलब होता है पोर्ट्रे एज इविल डेलिबरेटली मेक समवन लुक बैड, यानी कि किसी को जो है वो मतलब कि बहुत ही बुरा दिखाना, या फिर जानबूझकर किसी की इमेज खराब करना, उसे बुरा बताना, उसे बुरी तरीके से प्रेजेंट करना सबके सामने, तो उसे हम कहेंगे डेमोनाइज। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है विलीफाई, डिफेम या फिर कंडेम। दोस्तों विलीफाई का मतलब होता है बदनाम करना, डिफेम का मतलब होता है किसी का फेम कम कर देना। डिफेम इसका मतलब क्या हुआ कि किसी का फेम यानी कि किसी की इज्जत कम करना, किसी के इज्जत पर दाग लगाना, उसको जो है वो बदनाम करना, उसके बारे में भली बुरी बातें कहना, तो उस तरीके से हम डिफेम का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि विलीफाई और डिफेम यानी कि सेम है। वही हमारा तीसरा वर्ड आता है कंडेम। दोस्तों कंडेम का मतलब होता है किसी के बारे में जो है वो भला बुरा कहना, बेसिकली उसकी निंदा करना, आलोचना करना, उस पर एलिगेशंस लगाना, एक्यूजेशंस लगाना, उसके बारे में भला बुरा कहना। तो उस तरीके से हम क्या कहेंगे कि उसे कंडेम किया गया, उसकी आलोचना की गई, तो उसकी बुरी जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट की गई, तो उसे हम कंडेम करना कहते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हम देखेंगे कि प्रेज है, एडमायर है और ग्लोरीफाई है। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, सराहना करना, प्रशंसा करना, किसी की बहुत ज़्यादा मतलब कि तारीफों के पुल बांधना। ग्लोरीफाई का मतलब होता है किसी की महानताएं बताना, बेसिकली यानी कि बड़ा चढ़ाकर कोई जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बताना, लेकिन पॉजिटिव मैनर में। ये जो तीनों वर्ड्स है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होते हैं, यानी कि किसी की तारीफ करना, सराहना करना, प्रशंसा करना, किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना, तो उसे हम कह सकते हैं प्रेज करना, एडमायर करना या फिर ग्लोरीफाई करना। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द मीडिया शुड नॉट डेमोनाइज अ पर्सन विदाउट नोइंग द फुल ट्रूथ। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि मीडिया को जो है वो बिना पूरा सच जाने किसी भी पर्सन को जो है वो बदनाम नहीं करना चाहिए, डेमोनाइज नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखना चाहिए या फिर बोलना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सेवेंट। दोस्तों सेवेंट का मतलब होता है विद्वान या फिर विशेषज्ञ, यानी कि एक्सपर्ट। यानी कि इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और एक्सपर्ट पर्सन जो किसी फील्ड में डीप अंडरस्टैंडिंग और मास्टरी रखता हो, नॉलेज रखता हो। ये जो वर्ड है वो ज़्यादातर एकेडमिक्स, साइंस, आर्ट या फिर किसी स्पेशलाइज सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। मतलब कि सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं बल्कि मास्टर लेवल का एक्सपर्ट होना, किसी चीज़ के बारे में बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग रखना, बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज रखना, तो दैट्स अ सेवेंट। ओके, उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैथ्स का या फिर फिजिक्स का जीनियस प्रोफेसर है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो मैथ का सेवेंट है। या फिर टेक वर्ल्ड में जो है वो एआई या फिर कोडिंग का जो एक्सपर्ट होता है, तो उसे हम टेक सेवेंट कह सकते हैं। या फिर हिस्ट्री का एक स्कॉलर जिसे डेट्स और फैक्ट जो है वो मतलब कि क्लियरली याद रहते हैं, परफेक्टली याद रहते हैं, तो उसे हम हिस्ट्री सेवेंट कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि सेवेंट का मतलब होता है अ हाईली नॉलेजेबल एक्सपर्ट और स्कॉलर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, एक मतलब कि कोई विशेषज्ञ या फिर विद्वान, तो उसे हम कहेंगे सेवेंट। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है स्कॉलर, एक्सपर्ट या फिर इंटेलेक्चुअल। दोस्तों स्कॉलर का तो मतलब होता है विद्वान, यानी कि जिसे हम पंडित कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं, जिसे हम जो मतलब कि बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो उसे हम स्कॉलर कहेंगे। एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, यानी कि जो मतलब कि पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि नॉलेज रखता है। एक्सपर्ट जिसे हम मतलब कि एक्सपर्ट का मतलब वैसे आपको पता है, तो एक्सपर्ट इस तरीके से आपको हम यानी कि समझ सकते हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब है कि जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो बहुत ही मतलब कि पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुणी है, जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो उसे हम इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं। जो स्मार्ट है तो उसे हम इंटेलेक्चुअल कहेंगे। तो ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स। वही एंटोनिम में हमारे पास है इग्नोरेंट पर्सन, नो वॉइस या फिर अमैच्योर।
दोस्तों इग्नोरेंट पर्सन का क्या मतलब होता है? लापरवाह पर्सन, यानी कि जो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता है, जो इतना ज़्यादा मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं है, जो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो उसे हम इग्नोरेंट कहेंगे, यानी कि जो इग्नोर करता है हर चीज़ को, तो वो इग्नोरेंट पर्सन हो गया। या फिर नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया, यानी कि जो किसी फील्ड में नया नया है, यानी कि जिसे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे हम नोवाइस कहेंगे, नौसिखिया, यानी कि जो चीज़ें सीख रहा है। अमेच्योर का भी सेम मतलब होता है, अमेच्योर का भी सेम यानी कि यही मतलब होता है कि जो नौसिखिया है, जो किसी फील्ड में नया नया है, जो सीख रहा है चीज़ों को, तो उसे हम क्या कहेंगे? नोवाइस या फिर अमेच्योर कहेंगे। जो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, तो वो होता है अमेच्योर। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है, ही इज़ अ साइंस सेवेंट हु लव्स एक्सप्लेनिंग डिफिकल्ट टॉपिक्स इन अ सिंपल वर्ड्स। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि वो जो है वो एक साइंस का एक्सपर्ट है, साइंस का विशेषज्ञ है, यानी कि साइंस का स्कॉलर है, जिसे क्या करना पसंद है? तो डिफिकल्ट टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पसंद है, यानी कि वो हर डिफिकल्ट टॉपिक को भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाकर समझा देता है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि सेवेंट यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले यानी कि नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कमिसरेशन। दोस्तों कमिसरेशन का मतलब होता है सहानुभूति या फिर दुख साझा करना। यानी कि कमिसरेशन का मतलब होता है किसी के दुख या फिर लॉस पर उसके साथ सिंपैथी फील करना या फिर एक्सप्रेस करना। ये जो है वो सिर्फ सॉरी बोलना नहीं होता है, बल्कि दिल से समझना और साथ खड़े होने का एक्शन होता है, इमोशन होता है। जब आप किसी के दर्द को फील करके वर्ड्स या फिर एक्शन से उसको सपोर्ट दिखाते हो, तो दैट्स कमिसरेशन। उसी तरीके से आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका फ्रेंड है, उसका एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब जाता है और आप जो है वो उसे समझाते हो, उसका साथ देते हो कि कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा कर लेना, ये सारी चीज़ें। तो वो कमिसरेशन है एक तरीके से, यानी कि आप उसके दुख में जो है वो उसके साथ खड़े हो, उसे जो है वो मतलब कि उसके लिए सिंपैथी फ़ील कर रहे हो। या फिर लॉस के टाइम जो है वो फैमिली को सपोर्ट करना, तो वो भी एक तरीके से एक्ट ऑफ कमिसरेशन होता है। या फिर ऑफिस में जो है वो कलीग के फेल्यूर पर सपोर्टिव वर्ड्स बोलना उसे, कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा करना, ये सारी चीज़ें, तो वो भी एक तरीके से कॉमिसरेशन होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कॉमिसरेशन का मतलब होता है सिंपैथी, शेयरिंग समवन्स सॉरो, यानी कि संवेदना, सहानुभूति या फिर किसी के दर्द को साझा करना, दुख को साझा करना, तो उसे हम कहेंगे कॉमिसरेशन। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है सिंपैथी, कंपैशन या फिर कॉन्डोलेंस। दोस्तों सिंपैथी का तो मतलब होता है सहानुभूति, कंपैशन का मतलब होता है एक तरीके से किसी पर दया दिखाना, सिंपैथी का क्या मतलब होता है? तो सहानुभूति कह सकते हैं, संवेदना कह सकते हैं, किसी के लिए बुरा फील करना कह सकते हैं। कंपैशन का मतलब होता है कि किसी का दुख देखकर जब आपको उस पर दया आ जाती है, आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो उसे हम कंपैशन कह सकते हैं, यानी कि दया भाव जिसे हम कह सकते हैं। कंडोलेंस का भी सेम मतलब होता है किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, किसी के दुख को साझा करना, तो उसे हम कंडोलेंस कहते हैं। एंटनी में हमारे पास है इनडिफरेंस, क्लॉसनेस या फिर क्रुएल्टी। दोस्तों इनडिफरेंस का मतलब होता है कि अलग थलग रहना, यानी कि किसी के इमोशंस को जोड़ नहीं पाना, या फिर जो है वो मतलब कि अपने आप में रहना, जो किसी की परवाह नहीं करता है, तो उसे हम इनडिफरेंस टाइप का मतलब कि एक इमोशन कह सकते हैं, कि उसमें एक मतलब कि ठंडापन जो होता है किसी इंसान में, जो किसी के इमोशंस को फील नहीं कर पाता, कोल्डनेस जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम इनडिफरेंस भी कहेंगे। क्लॉसनेस का मतलब होता है कठोरता, बहुत ही कठोर होना। क्रूअल्टी का मतलब होता है क्रूरता, जो मतलब कि बेरहम होता है, तो उसे हम जो है वो क्लॉसनेस या फिर क्रूअल्टी भी कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है, शी ऑफर्ड हर कमिसरेशन टू हर फ्रेंड हु हैड लॉस्ट हिज पेट। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसने जो है वो अपने फ्रेंड के लिए सहानुभूति दिखाई, यानी कि उसको जो है वो मतलब कि उसने क्या किया कि अपने फ्रेंड के साथ जो है वो अपना दुख साझा किया, उसका दुख जो है वो थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश की, अपना दुख बांटा। क्योंकि उसका जो है वो पेट है, यानी कि उसका जो जानवर है जो उसने पाल रखा था, वो जो है वो मर चुका था या फिर उसने खो दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि कमिसरेशन यानी क्या है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कन्वर्जेंट। दोस्तों कन्वर्जेंट का मतलब होता है परिचित या फिर अवगत, यानी कि जिसे सब कुछ पता होता है। यानी कि कन्वर्जेंट का मतलब होता है किसी टॉपिक, किसी स्किल या फिर सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज रखना, इतने कि आप उस पर कंफर्टेबली बात कर सकते हो या फिर काम कर सकते हो, उतनी। ओके, यानी कि ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि एक्सपर्ट लेवल का होता है, पर इतना ज़्यादा क्लियर होता है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है सामने वाले को। मतलब कि फेमिलियर प्लस कॉन्फिडेंट अंडरस्टैंडिंग, दैट्स कन्वर्जेंट। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है।
जैसे कि मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है जो कंपनी के सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से जानता है, उस पर काम करना जानता है, उसके बारे में जानता है सब कुछ, तो हम कह सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट विद द सिस्टम है। या फिर पर्सन जो इंग्लिश में इजीली बात कर लेता है, उसे इंग्लिश बोलनी अच्छे से आती है, तो हम कहेंगे कि ही इज़ कन्वर्जेंट इन इंग्लिश, यानी कि उसे जो है वो इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बोलना आता है। या फिर स्टूडेंट जो करंट अफेयर्स को फॉलो करता है, तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट विद न्यूज़, यानी कि वो न्यूज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि परिचित है, अवगत है, यानी कि हमेशा अप टू डेट रहता है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कन्वर्जेंट यानी क्या है। सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि कन्वर्जेंट का मतलब होता है फेमिलियर एंड नॉलेजेबल, एबल टू डिस्कस कंफर्टेबली, यानी कि इतना नॉलेज होना कि आप उस पर अच्छे से बात कर सको, फ्लॉन्ट कर सको उस चीज़ को, तो उसे हम कहेंगे कन्वर्जेंट। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है नॉलेजेबल, स्किल्ड या फिर एक्सपीरियंस। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है जिसके पास मतलब कि ज्ञान है पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, स्किल है पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, या फिर एक्सपीरियंस है, तो उसे हम कह सकते हैं नॉलेजेबल, स्किल या फिर एक्सपीरियंस्ड। वही एंटनी में हमारे पास है अनफेमिलियर, इग्नोरेंट या फिर इनएक्सपीरियंस। इन अनफेमिलियर का मतलब है जिसके पास जो है वो उस चीज़ को लेकर कोई जान पहचान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो उसे हम अनफेमिलियर कह सकते हैं। और इग्नोरेंट का मतलब होता है जो उस चीज़ को इग्नोर करता है या फिर उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो उसे भी हम इग्नोरेंट कहेंगे। इनएक्सपीरियंस का मतलब है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे हम इनएक्सपीरियंस्ड कहेंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जिसको कुछ भी मतलब कि सब कुछ पता होता है, और उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, अनफेमिलियर, इग्नोरेंट या फिर इनएक्सपीरियंस, यानी कि जिसको कुछ भी पता नहीं है। तो ये सारे हमारे हो जाएंगे एंटोनिम्स। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी इज़ कॉन्वर्जेंट विद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इजीली। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को लेकर जो है वो कन्वर्जेंट है, यानी कि इस चीज़ से लेकर वो परिचित है, यानी कि उसे अच्छा खासा नॉलेज है उस चीज़ के बारे में। वो उस चीज़ के बारे में बोल भी सकती है, उस पर काम भी कर सकती है, और इसी वजह से क्या होता है कि वो मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी जो है वो आसानी से यानी कि चुटकियों में हल कर देती है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि कॉन्वर्जेंट यानी क्या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परसिवियर। दोस्तों परसिवियर का मतलब होता है दृढ़ता से प्रयास करना, कठिनाइयों के बावजूद किसी काम को जारी रखना। यानी कि परसिवियर का मतलब होता है मुश्किल सिचुएशंस, फेल्यूअर्स या फिर प्रेशर के बावजूद भी लगे रहना और गिव अप ना करना। यानी कि जब भी प्रॉब्लम्स आती है, रिजल्ट लेट आता है, पर फिर भी आप एफर्ट कंटिन्यू रखते हो, तो वही परसिवियर करना होता है। मतलब कि हार ना मानने का जो एटीट्यूड होता है, तो उसे हम परसिवियर कह सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि बार बार फेल होने के बाद भी अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हो, तो वो परसिवियर होता है। या फिर इंजरी के बाद भी प्रैक्टिस को रिज्यूम करना, यानी कि प्रैक्टिस ना छोड़ना, तो वो होता है एथलीट परसिवियर्स। या फिर स्टार्टअप में जो है वो बहुत सारे नुकसान के बाद भी काम को ना छोड़ना, तो वो परसिवियर इन बिजनेस होता है। या फिर लाइफ में टफ फेज आने के बाद भी हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना, तो वो होता है परसिवियर थ्रू हार्डशिप, यानी कि मुश्किल हालातों में जो है वो मतलब कि सर्वाइव करने का एक एटीट्यूड। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि परसिवियर का मतलब होता है कंटिन्यू डिस्पाइट डिफिकल्टीज, नॉट गिव अप, यानी कि मुश्किल हालातों के बाद भी जो है वो किसी चीज़ को करना जारी रखना और हार ना मानना, तो उसे हम कहेंगे परसिवियर। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम का मतलब है, सिनोनिम में हमारे पास है परसिस्ट, कंटिन्यू या फिर इंड्योर। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना, किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि हमेशा प्रयास में रखना। इंड्योर का मतलब होता है सहना, यानी कि कठिनाइयों को सहना, इस सेंस में यहाँ पर यूज इसका हो सकता है। एंटनी में हमारे पास है गिव अप, क्विट या फिर सरेंडर। यानी कि जो है वो गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, क्विट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, सरेंडर का मतलब होता है कि आत्मसमर्पण कर देना, यानी कि एक तरीके से हार मान लेना। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी परसिवियर्ड इन हर स्टडीज़ एंड फाइनली पास द डिफ़िकल्ट एग्जाम। यानी कि उसने जो है वो मतलब कि बहुत सारी कठिनाइयों के बाद, यानी कि बार बार फेल होने के बाद भी जो है वो उसने अपने एग्जाम की स्टडीज़ को रोका नहीं, उसे कंटिन्यू रखा, उसे जारी रखा, और फाइनली उसने क्या किया कि डिफ़िकल्ट एग्जाम को पास कर ही लिया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि परसिवियर यानी क्या है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिसरेप्यूट। दोस्तों डिसरेप्यूट का मतलब होता है बदनामी या फिर अपमान। यानी कि डिसरेप्यूट का मतलब होता है बैड रेपुटेशन, नाम खराब होना या फिर रिस्पेक्ट का गिर जाना। यानी कि जब कोई पर्सन, ब्रांड या फिर इंस्टीट्यूशन के बारे में नेगेटिव इमेज बन जाती है और लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि वो डिसरेप्यूट में चला गया, यानी कि वो डिसरेप्यूट में गया। यानी कि मतलब कि इज्जत का नुकसान हो जाना, इज्जत का कम हो जाना, तो उसे हम कहेंगे डिसरेप्यूट। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि स्कैम के बाद जो है वो कंपनी का नाम खराब हो जाता है, तो हम कहेंगे कि कंपनी फेल इनटू डिसरेप्यूट। या फिर चीटिंग के बाद जो है वो किसी स्टूडेंट की इमेज बिगड़ जाती है, तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट इन डिसरेप्यूट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि डिसरेप्यूट का मतलब होता है लॉस ऑफ रिस्पेक्ट या फिर बैड रेप्यूटेशन। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिसऑनर, इन्फेमी या फिर शेम। यानी कि मतलब कि तीनों का मतलब होता है कि बदनामी होना, अपमान होना, इज्जत का गिर जाना, इज्जत का चूर चूर हो जाना, तो उसे हम कहेंगे डिसऑनर होना, इन्फेमी होना यानी कि बदनामी हो जाना, या फिर शेम यानी कि एक तरीके से शर्म वाली बात होना, तो उसे हम कहेंगे डिसऑनर, इन्फेमी या फिर शेम। एंटनी में हमारे पास है रिस्पेक्ट, ऑनर या फिर रेप्यूटेशन। यानी कि एक तरीके से इज्जत होना, शान और शौकत होना, यानी कि इज्जत होना बहुत ज़्यादा, तो उसे हम क्या कहेंगे कि सम्मान होना समाज में, तो उसे हम कहेंगे रिस्पेक्ट होना, ऑनर होना, रेप्यूटेशन होना, तो उसे हम, ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द कंपनी फेल इनटू डिसरेप्यूट आफ्टर द स्कैंडल बिकेम पब्लिक। स्कैंडल का मतलब होता है कोई घोटाला, ओके, कोई गड़बड़ी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे ही जो स्कैंडल है, यानी कि जैसे ही जो घोटाला जो है वो पब्लिक में मतलब कि पता चल गया, तो कंपनी को क्या करना पड़ा, तो कंपनी को जो है वो बदनामी सहन करनी पड़ी। कंपनी के लिए जो है वो मतलब कि कंपनी बदनामी में घिर चुकी थी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया है कि डिसरेप्यूट यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वांट। दोस्तों वांट का मतलब होता है घमंड से बताना या फिर दिखावा करना किसी चीज़ का। यानी कि इसका मतलब होता है कि अपनी अचीवमेंट्स को, क्वालिटीज़ को या फिर अपनी जो सफलता है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताना, ऑफन थोड़ा बोस्टिंग या फिर शो ऑफ के सेंस में। यानी कि जब कोई बंदा अपनी तारीफ खुद ही करता है या फिर बार बार अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करता रहता है, तो वो वांट करना होता है। मतलब कि सेल्फ प्रेज को लाउडली प्रोजेक्ट करना सबके सामने, तो उसे हम वांट कह सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई पर्सन है जो हर कॉन्वर्जेशन में अपनी सैलरी का जिक्र करता है, तो हम क्या समझेंगे कि वो अपनी सक्सेस को वांट कर रहा है, यानी कि अपनी सक्सेस का दिखावा कर रहा है। या फिर कंपनी का एड्स में अपने प्रोडक्ट को ही बेस्ट बताना, यानी कि उनका मानना होता है कि बाकी कोई प्रोडक्ट जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बस हमारा ही बेस्ट है। तो उससे हम क्या कहेंगे कि ब्रांड क्या कर रहा है कि अपनी क्वालिटी को वांट कर रहा है, यानी कि अपनी क्वालिटी का दिखावा कर रहा है। या फिर स्टूडेंट का हर बात में अपने रैंक को मेंशन करना कि मेरा जो है वो मतलब कि ये रैंक आया था, मैं फर्स्ट रैंक पे आया था, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, तो एक तरीके से दिखावा करना होता है, वांट करना होता है, यानी कि घमंड से कोई चीज़ बताना होता है, तो उसे हम कहेंगे वांट करना। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों इसके बाद हमारा मतलब कि सिनोनिम की तरफ आए, तो सिनोनिम में हमारे पास है बोस्ट, ब्रैग या फिर फ्लॉन्ट। ये दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना, घमंड से बताना, उसका दिखावा करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, बोस्ट करना, ब्रैग करना या फिर फ्लॉन्ट करना। एंटोनी में हमारे पास है डाउन प्ले, कंसील या फिर मॉडेस्टी, यानी कि किसी चीज़ को छुपाना, किसी चीज़ को इतना ज़्यादा मतलब कि उसको बढ़ा चढ़ाकर ना बताना, बिल्कुल मॉडेस्ट तरीके से उसे जो है वो मतलब कि बता देना, या फिर उसका शो ऑफ ना करना, तो उसे हम सिंपली कह सकते हैं डाउन प्ले करना, कंसील करना यानी कि छुपाना, या फिर मॉडेस्टी में रहना, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही कॉन्स्टेंटली वांटेड हिज अचीवमेंट्स अनोइंग हिज क्लासमेट। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो लगातार जो है वो अपने अचीवमेंट्स के बारे में दिखावा कर रहा था, यानी कि अचीवमेंट्स को जो है वो बार बार बता रहा था घमंडी तरीके से। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका जो क्लासमेट है, उसका जो मतलब कि साथीदार है, वो पूरी तरीके से अनॉय हो चुका था, इरिटेट हो चुका था, उसे गुस्सा दिला रहा था वो एक तरीके से। तो इस तरह आप समझ पाओगे कि वांट यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एंट्रेंच। दोस्तों एंट्रेंच का मतलब होता है गहराई से किसी चीज़ को जमा देना या फिर मजबूत स्थिति में उसे बैठा देना। यानी कि एंट्रेंच का मतलब होता है किसी पोजीशन, हैबिट या फिर आइडिया या फिर सिस्टम को इतना स्ट्रांग और फिक्स बना देना कि उसे बदलना मुश्किल हो जाता है। यानी कि जब कोई बिलीफ, पावर या फिर प्रैक्टिस डीप रूटेड हो जाती है, तो वो एंट्रेंच कहलाता है। मतलब कि इतना ज़्यादा जमा लेना कि उसे हिलाना मुश्किल हो, तो उसे हम एंट्रेंच कहते हैं।
उसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि सोसाइटी में जो डीपली रूटेड कस्टम्स होते हैं, जो पुरानी प्रथाएं होती है जिन्हें कोई बदलता नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि एंट्रेंच ट्रेडिशंस है। या फिर हमारा जो डेली रूटीन होता है, यानी कि कुछ कुछ चीज़ें हमारी आदत बन जाती है, तो उसे हम एंट्रेंच हैबिट कह सकते हैं, जो हम बदल नहीं पाते हैं, तो उसे हम कहेंगे एंट्रेंच हैबिट। यानी कि सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है कि एंट्रेंच का मतलब होता है एस्टैब्लिश फर्मली, मेक डिफिकल्ट टू चेंज, यानी कि जिसे हम बदल नहीं सकते। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम का मतलब होता है एस्टैब्लिश, फोर्टिफाई या फिर फिक्स, यानी कि किसी चीज़ को जमा देना, किसी चीज़ को जो है वो किसी स्थिति में बैठा देना, बिल्कुल फिक्स कर देना, तो उसे हम कहेंगे एस्टैब्लिश करना, उसकी स्थापना कर देना, या फिर फोर्टिफाई करना यानी कि उसे फिक्स कर देना या फिर जमा देना। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। वही एंटोनी में हमारे पास है अप्रूट, रिमूव या फिर वीकन। दोस्तों अप्रूट का मतलब होता है जड़ से निकाल लेना, और रिमूव का मतलब होता है निकाल लेना, और वीकन का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ओल्ड हैबिट्स कैन बिकम डीपली एंट्रेंच एंड हार्ड टू चेंज, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारी जो पुरानी आदतें होती है वो हमारे अंदर जो है वो मतलब कि बहुत ही डीपली समाई हुई होती है, यानी कि बहुत ही जमी हुई होती है, और उनको चेंज करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एंट्रेंच होती है, यानी कि हमारे अंदर बस चुकी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि एंट्रेंच यानी क्या है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर, और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आखिरी वर्ड आता है कोपसेटिक। दोस्तों कोपसेटिक का मतलब होता है बिल्कुल ठीक या फिर संतोषजनक, यानी कि कोपसेटिक का मतलब होता है सब कुछ ठीक, स्मूथ या फिर परफेक्टली फाइन, बिना किसी प्रॉब्लम या फिर बिना किसी टेंशन के। जब सिचुएशन कंट्रोल में होती है, प्लान्स जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं, और किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम या फिर इशू नहीं होता है, तो तब बोला जाता है कि एवरीथिंग इज कोपसेटिक। ये जो वर्ड है वो कैजुअल टोन में ऑल गुड वाला फील देता है, यानी कि सब कुछ ठीक है, ऑल राइट वाला फील देता है, तो उसे हम कहेंगे कोपसेटिक। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि मीटिंग के बाद बॉस का कहना कि सब कुछ सेट है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि थिंग्स आर कोपसेटिक। या फिर ट्रिप के प्लान्स जो है वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाना, तो उसे हम कहेंगे कि ट्रिप इज कोपसेटिक। या फिर एग्जाम के बाद जो है वो पेपर का अच्छा जाना, तो उसे हम कहेंगे फीलिंग कोपसेटिक। या फिर फ्रेंड्स के बीच कोई भी झगड़ा ना होना, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना होना, कोई भी बहसबाजी ना होना, तो उसे हम कहेंगे कि रिलेशंस कोपेसिटिक है, यानी कि सब कुछ ठीक है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि कोपेसिटिक का मतलब होता है कंप्लीटली फाइन इन परफेक्ट ऑर्डर, यानी कि सब कुछ ठीक होना। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है फाइन, सेटिस्फैक्ट्री या फिर ऑल राइट। दोस्तों इन तीनों का भी मतलब आपको पता होगा। इन तीनों का मतलब होता है कि सब कुछ ठीक होना, सेटिस्फैक्ट्री होना यानी कि संतोषजनक होना, ऑल राइट होना यानी कि बिल्कुल परफेक्ट होना, तो उसे हम कहेंगे फाइन होना, सेटिस्फैक्ट्री होना या फिर ऑल राइट होना। एंटोनी में हमारे पास है अनसेटिस्फैक्टरी, बैड या फिर प्रॉब्लमैटिक। अनसेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है जिससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो उसे हम अनसेटिस्फैक्टरी कह सकते हैं। बैड का मतलब होता है बुरा हो जाना। प्रॉब्लमैटिक का मतलब होता है जिससे हम कुछ मतलब कि जिसमें हमें कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है, जिससे हमें कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक बन जाती है। यानी कि कुछ भी ठीक ना होना वाला सेंस यहाँ पर इन सारे वर्ड से हमें मिल रहा है, जो कि हमारे क्या है, तो सभी एंटोनिम्स हैं। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में यहाँ पर ये बताया गया है आफ्टर फिक्सिंग द एरर एवरीथिंग वाज कोपसेटिक अगेन। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि एक बार जो है वो मतलब कि एरर को फिक्स करने के बाद, यानी कि एरर यानी कि गलतियाँ फिक्स करने के बाद क्या हुआ कि फिर से जो है वो सब कुछ ठीक हो गया, यानी कि कैसा हो गया, कोपसेटिक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी हो गया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कोपसेटिक यानी क्या है और किस तरह हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।